Hello everyone, I welcome you all on digital learning platform of Winsome International School। हम अपने ज्योग्राफी के चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ रहे थे, जिसके पार्ट 2 के अंदर आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ की जो सारी एक्टिविटीज होती हैं उसका एक रिजल्ट होता है। वो किस तरीके से एक रिजल्ट होता है उसको हम समझेंगे। अर्थक्वेक से हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, earthquake in simple words is shaking of earth। तो एनसीईआरटी हमें सबसे पहली लाइन के अंदर क्या बताता है कि अर्थक्वेक को डिफाइन हम कैसे करेंगे। बेसिकली शेकिंग ऑफ अर्थ, जब भी धरती हिलती है, थोड़ा सा भी अगर धरती के अंदर कंपन हो रहा है, वो अपनी जगह से थोड़ी बहुत भी हिल रही है, शेकिंग हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक होगा। इट इज एन नेचुरल इवेंट, ठीक है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस। बेसिकली होता क्या है, जब भी अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक एक सेंटर से जनरेट होता है, उसकी जो वेव्स होती हैं सारी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती हैं और उसका हमें इंटेंसिटी जो होती है फील होती है। अब जो अर्थक्वेक के सेंटर के जितना ज्यादा पास में होता है उसको अर्थक्वेक की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा लगती है, और जो दूर होते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, और उसके बाद में और ज्यादा दूर बैठे लोगों को उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल फील नहीं होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थक्वेक जो है वो इंटेंसिटी वाली एक चीज है, यानी उसकी इंटेंसिटी कहीं पे तो ज्यादा और कहीं पे कम होती है। इसका मतलब उसके ओरिजिन एरियाज के आसपास तो हमें शेकिंग ऑफ अर्थ बहुत अच्छे से फील होती है, जैसे जैसे आप उससे दूर जाते हो आपको शेकिंग कम फील होती है। द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट। अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक्स। बेसिकली अर्थ को एक आता क्यों है, अर्थ शेक क्यों करती है, तो उसका हमें यहाँ पे रीजन दिया गया है। तो ये रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। बेसिकली देखिए, अगर आप यहाँ पे दो रॉक्स होंगी, उन दोनों रॉक्स में अगर थोड़ा सा भी ऐसा डिफरेंस आ जाएगा तो क्या होगा, फॉल्ट अकर हो जाएगा। फॉल्ट जैसे ही बनेगा तो यहाँ पे क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है, और मूवमेंट होते ही वहां पे एक एनर्जी जनरेट हुई है, और उस एनर्जी की वजह से क्या हुआ है, क्रिस्टल रॉक्स जो है अपनी जगह से हिल गई है और अर्थ के अंदर शेकिंग हो जाती है। रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्राटा press them, the friction locks them together. However, their tendency to move apart at some point of time overcomes the friction. As a result, blocks get deformed and eventually they slide past one another abruptly. This causes a release of energy and release of wave travel in all directions. Basically होता क्या है, दो रॉक्स हैं, उन दोनों के अंदर मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट के कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, उन रीजंस को हम समझते हैं। देखिए अर्थ के अंदर क्या होता है, ये अर्थ का जो हमारे पास में सबसे ऊपर का जो पार्ट है, जिसको आप लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब लिथोस्फेयर क्या होता है, कहां होता है, वो अभी अपन चैप्टर के अंदर लास्ट में दिया हुआ है। एक्चुअल में एनसीईआरटी को चीजें पहले देनी चाहिए थी जिसका हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, थोड़ी सी लास्ट में दी हुई है, तो हम बाद में बात करेंगे। लिथोस्फेयर अर्थ का अपर मोस्ट पार्ट है, अपर मोस्ट लेयर है जहां पे हम रहते हैं, ठीक है, वेयर वी लिव। तो बेसिकली जहां पे हम रह रहे हैं वो लिथोस्फेयर है। इस लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे की पूरी अगर आप इमेज को देखें तो उसके अंदर क्या हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था, अर्थ के अंदर जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाते हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, डेप्थ में आते जा रहे हो, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज आपको देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आपको टेम्परेचर राइज देखने को मिल रहा है, और इस पूरे रीजन के अंदर रॉक्स क्या है, मोल्टेड है। रॉक्स कैसी स्टेट में, मोल्टन स्टेट के अंदर है, मेल्ट हो रखी है सब वो। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे रॉक्स मेल्ट हो रखी हैं, क्यों मेल्ट हो रखी हैं, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसकी वजह से अब यहाँ पे ये जो पूरा पूरा आप सिस्टम देख रहे हो, यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट चलने लगती है, और यहाँ इस पूरे रॉक्स का, मोल्टन रॉक्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है। यानी वो अपनी डायरेक्शन के अंदर कुछ ऐसा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे वो मूवमेंट करती है, इसके ऊपर की ये जो रॉक आप देख रहे हो, ये वाली रॉक है, ठीक है, इधर वाली रॉक है, इन रॉक्स के अंदर यहाँ पे जो जॉइंट था वहां पे कुछ ना कुछ एक फॉल्ट बन जाएगा, और जैसे ही वो एक फॉल्ट बनता है इनके बीच में क्या होने लग जाता है, एक एनर्जी बन जाती है। जैसे इनके बीच में एक फॉल्ट बनता है, इनके बीच में एनर्जी जनरेट हो जाती है, और वो एनर्जी कैसे, अर्थक्वेक की वेव्स के फॉर्म में हमें मिलती है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। इसका हम एक और फिगर देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से अर्थक्वेक आता है, उसको भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। एक्सटेंशन की भी यहाँ पे चीज हो सकती है, दो रॉक्स हैं, ठीक है, एक ब्लॉक
अप थ्रोन ब्लॉक है, दूसरा डाउन थ्रोन ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे का मूवमेंट हो जाए अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में, तब भी अर्थक्वेक आ सकता है। कंप्रेशन जैसी चीज हो जाए, एक ब्लॉक नीचे जा रहा है, दूसरा ब्लॉक ऊपर आ रहा है, यानी दो लेयर्स हैं, दो रॉक्स हैं, एक रॉक नीचे जा रही है, दूसरी रॉक ऊपर आ रही है, तब भी ऐसा हो सकता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी ऐसा हो सकता है, दो रॉक्स हैं एक दूसरे से ऐसा स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड करने के केस में भी ऐसा हो सकता है। एंड देन अगर हम यहाँ पे डाउन थ्रोन की बात करें तो ऐसा एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर सकते हैं। तो इन सारे केसेस के अंदर क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, जो सारी चीज हमें यहाँ बताई गई है। सो इसी का रीजन हमने यहाँ पे अर्थक्वेक के अंदर देखा कि ये सारे क्या क्या रीजंस हैं। देन अर्थक्वेक को अगर हम समझें, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, अल्टरनेटिवली इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइपोसेंटर। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है, फोकस जिस पॉइंट को हम बोल रहे हैं उसी का नाम क्या है, हाइपोसेंटर। ठीक है, फोकस और हाइपोसेंटर सेम होते हैं, यानी वो पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी इज रिलीज्ड, जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी मैं ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक भी कह सकता हूं। उस ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक का नाम क्या है, फोकस भी उसी का नाम है, हाइपोसेंटर भी उसी का नाम है। तो एक ही चीज के दोनों नाम है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में बैठे हैं आज सोच रहे हैं कि सर ने फोकस बताया था, हाइपोसेंटर कहां से आ गया। एक ही बात है, फोकस और हाइपोसेंटर एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से दिया हुआ है, ध्यान रखना है। द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस reach the surface, the point on the surface nearest to the focus is called the epicenter। अब एक और नई चीज आ गई कि ये क्या दे दिया, देखिए ये हमें क्या बता रहा है, एपिसेंटर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। थोड़ा सा इसको फिर से समझते हैं। दो वर्ड्स हमें फोकस और हाइपोसेंटर ये थे, एक वर्ड हमें दे रहा है एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या कह रहा है, द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस, सरफेस की बात होने लगी है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब मैं आपको पूछ लूं एपिसेंटर कहां होता है, तो कुछ महानुभाव ऐसे कह देंगे कि नहीं सर एपिसेंटर तो वो पॉइंट होता है जहां से अर्थवेव जनरेट होती है। नहीं भाई, अर्थक्वेक की वेव जो जनरेट हो रही है उसका नाम है फोकस या हाइपोसेंटर। एपिसेंटर कहां पे होता है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होता है। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ का पॉइंट है जहां पे आपको सबसे पहले अर्थक्वेक वेव फील हुई है, और फोकस वो पॉइंट है जहां से वो जनरेट हुई है। तो फोकस किससे रिलेटेड पॉइंट है, जनरेट, यहां पे जनरेट हुई है, और अर्थक्वेक का ओरिजिन पॉइंट आप कह सकते हो। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, ओरिजिन पॉइंट को या फिर जहां पे अर्थक्वेक वेव जो जनरेट हो रही है उसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलेंगे, और एपिसेंटर उसको कहेंगे जहां सरफेस पे हमें सबसे पहले अर्थक्वेक वेव फील हो रही है। इट इज द फर्स्ट वन on the it is the first one to experience the waves, it is a point directly above the focus। बेसिकली अगर हम इसको डायग्राम के अंदर समझें तो हमें देखिए यहाँ पे ये फोकस पॉइंट है। अब ये फोकस पॉइंट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई दो जो रॉक्स होंगी उनके बीच में डिफॉर्मेशन आया होगा, उनके बीच में कोई फॉल्ट क्रिएट हुआ होगा, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। जैसे ये फोकस के ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे कोई फॉल्ट बनता है, फॉल्ट के बनते ही ये देखिए क्या है, हमारे पास में एनर्जी ट्रेवल कर रही है, एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस, एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस, ये एनर्जी सारी डायरेक्शंस के अंदर जा रही है। अभी सारी डायरेक्शन में जैसे जैसे एनर्जी जाएगी वहां पे हमें अर्थक्वेक फील होगा। लेकिन इस फोकस के जस्ट ऊपर का अगर हम कोई पॉइंट ले लें, फोकस के जस्ट ऊपर का पॉइंट ले लें, एपिसेंटर कहां पे एक पॉइंट है, सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है। तो सरफेस पे जो पॉइंट जहां पे हमें सबसे पहले वेव फील हो रही है फोकस के जस्ट ऊपर है, उसका नाम है एपिसेंटर। फोकस के जस्ट ऊपर का पॉइंट सरफेस पे, उसका नाम है एपिसेंटर। यहाँ पे हमें सबसे पहले अर्थक्वेक वेव फील होती है। ठीक है, और फोकस कौन सा पॉइंट था, जहां से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा था, उस पॉइंट को हमने कहा था। देखिए यहाँ पे ये रहा फोकस हमारे पास में, फोकस के जस्ट ऊपर हमने किसको नाम दिया हुआ है, एपिसेंटर को नाम दिया हुआ है। तो एपिसेंटर जस्ट ऊपर का पॉइंट होता है और सरफेस के ऊपर होता है। देन हमने ये बात कर ली थी किस तरीके से रॉक्स जो होती हैं एक दूसरे के साथ में ऐसे मूव कर रही हैं, और उनके मूव करने की वजह से चाहे वो ऊपर नीचे मूव कर रही हैं, चाहे वो एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर उनका मूवमेंट हो तो हमें अर्थक्वेक वहां पे फील होता है। अब अर्थक्वेक वेव को अगर हम देखें तो अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो किस टाइप की होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फेयर। अभी मैंने आपको बताया था लिथोस्फेयर अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है जहां पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, अभी हमने बात करी थी इस डायग्राम के अंदर कि जो अपर मोस्ट लेयर है ये वो अपर मोस्ट लेयर है जहां पे हम रह रहे हैं। ये वाला जो पूरा पार्ट था, ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट होगा उस पूरे पार्ट का नाम क्या है, लिथोस्फेयर, जहां पे हम रह रहे हैं।
तो लिथोस्फीयर की बात की जा रही है कि कहां पे अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होती हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर। द लिथोस्फीयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखिए ये हमारे पास में अगर अर्थ है तो इसके अंदर कितना 200 किलोमीटर तक हमें जाना है। यहां तक का पूरा पोर्शन क्या कहा जाएगा, ये पूरा सेक्शन होगा लिथोस्फीयर का। तो लिथोस्फीयर एक हमारे पास में पूरी लेयर ऑफ अर्थ आ रही है जो अर्थ के टॉप मोस्ट पोर्शन से स्टार्ट हो रही है जहां पे हम रहते हैं, और डेप्थ में कितना जा रही है 200 किलोमीटर तक जा रही है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव रीचिंग द सरफेस। द कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ इज गिवन इन फिगर बिलो। तो देखिए हमारे पास में क्या है, एक सिस्मोग्राफ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस सिस्मोग्राफ का यूटिलिटी क्या है, उसके थ्रू हम सारी वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं कि अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक कैसा था। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी को अगर हमें रिकॉर्ड करना हो, एक ग्राफ के ऊपर उसको प्लॉट करना हो, तो हम कैसे करेंगे, सिस्मोग्राफ की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ हमें क्या करके देता है, कुछ इस टाइप से ऐसे वेव्स को जनरेट करके देता है। अब ये देखिए कुछ ऐसे अगर आपके पास में यूं वेव्स आ रही हैं तो आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ ये वाला पॉइंट हाई इंटेंसिटी वाला पॉइंट है, अच्छा ये भी हाई इंटेंसिटी वाला पॉइंट है, यहाँ पे लो इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स हैं। तो इससे हमें बेटर एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो होगा क्या कि हमारे पास में जो हाइपोसेंटर या फोकस होता है उसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आ जाएगा एपिसेंटर, और यहीं पे हमने क्या सिस्मोग्राफ्स को प्लेस किया हुआ होता है जिससे हम इन वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। तो हमने दो टाइप की वेव्स के अंदर इसको कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट है बॉडी वेव्स, सेकंड है सरफेस वेव्स। यस, ये सिस्मोग्राफ का एक थोड़ा सा बड़ा हमारे पास में फिगर है जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं। देखो अर्थ मोशन जो हो रहा है यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, उसका कोई भी रीजन हो सकता है। दो प्लेट्स के अंदर मोशन हो रहा है, फॉल्ट यहाँ पे अकर हो रहा है ना। उस फॉल्ट की वजह से एनर्जी रिलीज होगी और हमारे पास में एक अर्थक्वेक वेव्स आएंगी। अब होगा क्या कि यहाँ पे हमने अर्थक्वेक के लिए उसको मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ को प्लॉट किया, तो जिसमें क्या था, एक हैवी मास का हमने कुछ रेजिस्ट मोशन करके एक बॉल को लगा दिया है। ये बॉल क्या काम करेगा कि मोशन को रेजिस्ट करेगा, ताकि जैसे जैसे अर्थक्वेक आ रहा है यहाँ पे पूरा अर्थ की जो लेयर है वो शेक कर रही है, तो उसके साथ में स्टैंड शेक ना करे बहुत ज्यादा ना। और इसके साथ में हमने एक पेन को अटैच कर दिया कि हाँ ये धीरे धीरे इसके साथ में जैसे जैसे इसके अंदर वाइब्रेशन होता रहेगा, और ये जो स्ट्रिंग हमने लगाई हुई है स्ट्रिंग भी थोड़ा थोड़ा मोशन करती रहेगी, तो ये क्या करेगा, बॉल को मूवमेंट करवाएगी, और बॉल अपने इनर्शिया के साथ में मूवमेंट करते हैं पेन के थ्रू यहाँ पे डायग्राम बेसिकली हमें कर्व बना के दे देगी। ये हमने मोटा मोटा इसका प्रिंसिपल समझने की कोशिश करी, पीएचडी नहीं करनी है हमें सिस्मोग्राफ के अंदर कि सिस्मोग्राफ कैसा है क्या है। हमें समझ लेना है कि सिस्मोग्राफ करता क्या है। सिस्मोग्राफ बेसिकली अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करने के काम आता है, दैट्स इट। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक में नहीं दी हुई है लेकिन एनसीईआरटी की दूसरी बुक्स में दी हुई है, तो उसको मैंने यहाँ पे सबको एक साथ लेके आया हूं, तो उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेयर प्लेट्स। बेसिकली क्या होता है, लिथोस्फेयर जहाँ पे अपर मोस्ट लेयर जहाँ पे हम रहते हैं उस पे जब अर्थक्वेक आता है तो उसके अलग अलग पोर्शंस को हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको लिथोस्फेयर प्लेट्स कह रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. ठीक है, तो अर्थ पे अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो इनके पार्ट्स के अंदर हम बात कर रहे थे, तो वहां पे हम इन फोर्सेस को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। द फोर्सेस which act in the interior of the earth are called as endogenic forces and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. तो यहाँ पे अब क्या किया गया है कि दो टाइप से इनको डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया, अर्थ के इंटीरियर में जो काम कर रहे हैं उनको नाम दिया है एंडोजेनिक, और जो फोर्स वर्क कर रहे हैं सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, कहां काम कर रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, उनको नाम दिया है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। अर्थक्वेक जब भी आता है उसके बाद में अर्थ शेक करती है, तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस की बात होती है, उन दोनों फोर्सेस का नाम दिया है एंडोजेनिक जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है, एक्सोजेनिक जो सरफेस ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है। तो अर्थ मूवमेंट के अंदर हमने बात करी कि दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में कौन कौन से आते हैं, सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस में हमारे पास में आता है अर्थक्वेक। तो अगर आपको कहीं पे कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थक्वेक इज विच ऑफ द, चलिए मैं यहां पे एक क्वेश्चन बनाता हूं, अर्थक्वेक is a
टाइप ऑफ फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर हमें ऐसी चीज दे दी जाए तो भाई एनसीईआरटी तो हम पढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में कई बार क्लिक नहीं करता है, तो इसके लिए हमें ये छोटी जो क्लासेस की एनसीईआरटी होती है उनके अंदर भी काफी काम के कंटेंट दिए होते हैं, उनको भी देखना होता है। तो अर्थक्वेक के बारे में जैसे ही मैं पूछा, हाँ एंडोजेनिक का नाम सुना, एक्सोजेनिक का नाम सुना, ग्रेविटेशन का भी नाम सुना, तो अब कौन से टाइप का होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें स्पेशली इसको ध्यान रखना है कि एंडोजेनिक फोर्स जो होता है वो क्या है, अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है। अर्थक्वेक किस टाइप का एक फोर्स है, एंडोजेनिक टाइप का एक फोर्स है, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस में दूसरे हमारे पास में कौन से आ रहे हैं, वॉल्केनो भी इसके अंदर आ रहा है, लैंडस्लाइड्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। वॉल्केनो और अर्थक्वेक काफी हद तक रिलेटेड है, क्योंकि वॉल्केनो के अंदर भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको अर्थक्वेक के साथ उसको रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. Sudden movements like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. Basically होता क्या है, एंडोजेनिक फोर्सेस जब भी मास डिस्ट्रक्शन करते हैं तो हम उनको क्या समझते हैं कि उनकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, और जब वो उनकी डिस्ट्रक्शन कम होती है तो हम उनकी समझते हैं कि इंटेंसिटी कम थी। तो हमें क्या डिस्ट्रक्शन से उनकी इंटेंसिटी का भी आइडिया लग जाता है। फिजिकल व्यू के अंदर अगर हम देखें तो अगर हम कहीं पे देखते हैं कि नहीं यार बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रखा है, इसका मतलब बहुत अच्छी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक यहाँ पे आया होगा या वोल्केनो आया होगा, या उसकी इंटेंसिटी अगर हाई है तो हमें आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अर्थ के जो मूवमेंट होते हैं उसके अंदर दो टाइप के फोर्सेस काम करते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक में कौन से आते हैं उनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम आगे एनसीईआरटीज के अंदर बढ़ते जाएंगे ये हम बार बार पढ़ते रहेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, सडन फोर्सेस जो अचानक से लगते हैं, भाई अर्थक्वेक आने से पहले हमें कोई 2 घंटे पहले अलार्म तो आता नहीं कि भाई आपके पास में अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। ऑल ऑफ सडन बहुत शॉर्ट हमें नोटिस मिलता है, वो भी अब मिलने लगा है। सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के अंदर बिल्डिंग माउंटेन्स, ठीक है, और अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स, ये तीनों ही कैसे टाइप के हैं, अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड है। इंटीरियर में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है उसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिल रहा है, इसीलिए एंडोजेनिक फोर्सेस एंड सडन टाइप ऑफ फोर्सेस इनको कहते हैं। यस, देन व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। तो देखो अर्थक्वेक की एक और डेफिनेशन है, क्या है, द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। जब लिथोस्फेरिक प्लेट के अंदर मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट के अंदर सबसे अपर मोस्ट लेयर के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन जैसे ही होगा वहां पे, तो वो वाइब्रेशन सारी डायरेक्शन के अंदर जाते हैं और उन्हीं वाइब्रेशंस को नाम क्या दिया गया, अर्थक्वेक नाम दिया गया। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन हमें क्या मिल गई, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, तो जहां से अर्थक्वेक जनरेट हुआ उस पॉइंट का नाम है फोकस, या हमने उसको क्या पढ़ा था, हाइपोसेंटर। द प्लेस on the surface above the focus is called the epicenter। तो हमें दोनों का नाम मिल गया कि सरफेस जो है उसके ऊपर जो पॉइंट है, जस्ट फोकस, फोकस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट सरफेस पे क्या होता है, एपिसेंटर होता है, ठीक है। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वाइब्रेशंस जो होते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करते हैं। ये एक पॉइंट था, इस फोकस से क्या हुआ, वाइब्रेशन सारी डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करने लग गए, इन सब डायरेक्शंस के अंदर वाइब्रेशंस ने ट्रेवल किया, और उसके बाद में ये सारी जो वेव्स हैं अलग अलग इंटेंसिटी की होती है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होगा इसको नाम दे दिया एपिसेंटर, यहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेज होगा क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे इस पॉइंट पे आप देखोगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इंटेंसिटी कम होगी यहाँ पे डैमेज भी कम होगा, ठीक है। इंटेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, डैमेज भी कम होगा, और जो फोकस के जस्ट ऊपर है एपिसेंटर उसके ऊपर डैमेज भी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, ये जो दो हमारे पास है प्लेट्स होती है, उनके बीच में मूवमेंट होता है, उसकी वजह से वाइब्रेशन या एनर्जी जनरेट होती है और उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। फोकस की डेफिनेशन यहाँ पे दी है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। सिस्मिक एनर्जी बेसिकली वही एनर्जी है जो अर्थ की प्लेट्स में वाइब्रेशन के बाद में हमारे पास में आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।